अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। रवात से जीटी रोड तो गुज़रता ही है, लेकिन एक सड़क कल्लर सैयदों को भी जाती है जो आगे दानगली से होती हुई आज़ाद कश्मीर पतन को पाकिस्तान से मिलाती है। इस सड़क पर दाएं और बाएं बहुत से तारीख़ी मकामात हैं, बहुत से तारीख़ी कस्बे हैं जो अब तो सिखों के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी तारीख़ बहुत पुरानी है। सिख तो 1765 में जब गुजर सिंह भंगी के मुकाबले पर गखड़ सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त दी गुजरात के मकाम पर, तो उसके बाद इस इलाके में आए, लेकिन हिंदू यहाँ पहले से आबाद थे। इसके बावजूद पोठोहार को सिखों के हवाले से ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि सिख न सिर्फ इक़्तिदार में थे बल्कि बहुत मतमव्वल और अमीर लोग थे। मैं इस वक्त एक ऐसे ही गांव में जो कभी सिखों और हिंदुओं की पहचान हुआ करता था, उसके बाहर एक तालाब के किनारे बैठा हुआ हूँ। इस गांव का नाम है सागरी। सागरी के बारे में तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं वो आपको माहौल दिखाऊं जिस माहौल में मैं इस वक्त यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि किसी ज़माने में ये बहुत गहरा तालाब था। ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी नीचे तो उतरती हुई। अब तो इन पर घास जो है वो उगाई है, मतलब मामला सारा का सारा बिगड़ चुका है, लेकिन लगता है कि ये वाकई गहरा तालाब होगा और बहुत बड़ा तालाब है। ये मैं आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा तालाब है। इसके किनारे आबादी है, स्कूल है लड़कियों का, और ये सामने जो है तालाब है। इसमें खुदरो पौधे उगाए हुए हैं, मुझे इनका नाम तो नहीं आता, लेकिन कहते ये हैं कि जब पानी मुर्दा हो जाता है तो ये पौधा उगता है। मुमकिन है कि इनमें से कहीं कमल भी हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये कमल है, ये कुछ और है। अगर मेरे किसी नाजरीन में से किसी को ये पता हो कि ये जो गंदे जोहड़ों में, गंदा तो नहीं है पानी, ये सामने नज़र आ रहा होगा, ये आपको साफ़ ही पानी नज़र आ रहा है, पानी साफ़ है अब भी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल चूँकि मतरूक हो चुका, लिहाजा ये खुदरो पौधे इसमें उगाए हैं जिसने पूरे तालाब को अपने घेरे में लिया हुआ है। सागरी के बारे में दो मुतज़ाद रवायात हैं। एक में कहा गया है कि ये क़ब्ल अज़ मसीह का गाँव है, जबकि दूसरी के मुताबिक इसे 16वीं सदी ईस्वी में पखड़ालों ने आबाद किया था। पखड़ाल खित्ता पोठोहार के कदीम वासी हैं, लेकिन गखड़ों से इनकी ज़रा कम ही बनती है। ये 3 खानवादों पखड़ाल, मिन्हास और जम्वाल में तकसीम है। सूरजवंशी राजपूत है और इनका नस्बी ताल्लुक ब्रह्मा जी की औलाद में से रामचंद्र के बेटे लोह से बताया जाता है। गुलाम अकबर मलिक अपनी तसनीफ राजपूत तारीख के आईने में लिखते हैं कि भारत के मुकद्दस शहर अयोध्या पर चौहान राजपूतों की हुकूमत थी। वहां से राजा अग्निवरण तकरीबन 5000 साल पहले यानी 3000 क़ब्ल मसीह में अपनी शाहाना जिंदगी छोड़कर कांगड़ा से होता हुआ जम्मू आ गया। यहाँ कोई मुस्तहकम हुकूमत ना थी, हर तरफ तवाइफुल मलूकी का दौर दौरा था। ये देखकर उसे फिर से निज़ाम सल्तनत की तरफ आने की तहरीक पैदा हुई। चुनांचे उसने एक छोटी सी लेकिन मिसाली रियासत बनाई। उसकी औलाद उस पर नस्ल दर नस्ल हुकूमत करती रही। कई पुश्तों बाद जाम्बू लोचन पैदा हुआ। उसने अपनी राजधानी का मरकज बदलकर एक पहाड़ी पर बनाया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ शहर बन गया। ये शहर उसके नाम की मुनासबत से पहले जाम्बू और बाद में जम्मू बना। इसी राजा जाम्बू लोचन की औलाद बाद में जम्वाल राजपूत कहलाई। कुर्सी नामा के मुताबिक राजा जाम्बू लोचन की 62वीं और गुलाब नामा के मुताबिक 58वीं पुश्त पर राजा जोगराज के 2 बेटे राजा मलन हंस या राम प्रकाश और सूरज हंस थे। कुछ मलन हंस को मन हंस या मन प्रकाश भी कहते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन इससे आगे इख्तलाफात का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि सूरज हंस की कोई औलाद नरीना ना थी, कुछ कहते हैं कि उसका बेटा लावलद मर गया था, लेकिन पखड़ाल राजयान का दावा है कि वो महाराजा सूरज हंस की औलाद से हैं, जबकि मिन्हास मिलन हंस की औलाद से हैं। वो कहते हैं कि हमारा यानी पखड़ालों का सिलसिला नसब मिलन हंस के छोटे भाई यानी हुक्मरान जम्मू महाराजा सूरज हंस के बेटे महाराजा गंगाधर से आगे चलता है। वो सबूत के तौर पर मौलवी हशमतुल्लाह लखनवी की तारीख जम्मू का हवाला भी देते हैं। बहरहाल सूरज हंस की औलाद के नामों में भी इख्तलाफ पाया जाता है।
एक और जगह सूरज हंस के 2 बेटों का तस्करा किया गया है, जिनमें से एक का नाम दयाकरण जम्वाल और दूसरे का धर्मकरम जम्वाल लिखा है, और इन्हीं की औलादों को जम्वाल डोगरा कहा जाता है। जम्वाल हुक्मरान थे, जबकि मन हंस की औलादें जिम्मेदार और खेती बाड़ी करती थी। एक और जगह लिखा गया है कि मालहन हंस, मन हंस या मलन हंस तमाम मिन्हासों का जद्दे अमजद है। यहाँ से 2 खानदान शुरू हुए, यानी एक जम्वाल डोगरा और दूसरा मिन्हास डोगरा, लेकिन मिन्हास भी अपनी असल में जम्मू डोगरा ही है। सूरज हंस की 2 बेटियां भी थीं, जो अपने साथ जायदाद और हुक्मरानी लेकर मिलन हंस यानी अपने ताया के 2 बेटों के निकाह में आई। लेकिन राजपूत हिस्ट्री रिसर्च इंटरनेशनल का कहना है कि ये तो कानून राजपूती और आर्य संस्कृति के खिलाफ है। राजपूत अपने चचा, ताया, मामू, खाला या फूफी की बेटी से तो क्या अपनी गोद में भी शादी नहीं करते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि सूरज हंस की 2 बेटियों की शादी मिलन हंस के 2 बेटों से हुई हो। कुछ तवारीख के मुताबिक खानदान जम्वाल डोगरा में हल चलाना मना था, इसलिए जिसने भी हल को हाथ लगाया यानी खेती बाड़ी शुरू की वो मिन्हास कहलाया, यानी जिस काम से मना किया गया हो तो फिर भी वो काम किया। उनके मुताबिक सूरज हंस की औलाद में भी काफी खानदान मिन्हास कहलाए, क्योंकि उन्होंने हल चलाया। इसकी तफसील ठाकुर काहन सिंह की किताब तवारीख राजपूता मुल्क पंजाब में दर्ज है। तारीख राजपूता के मुसन्निफ राजा आरिफ मिन्हास अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी की 91वीं पुश्त पर राजा जाम्बू लोचन था और जाम्बू लोचन की 58वीं पुश्त पर राजा जोगराज था, जिसके 2 बेटे मिलन हंस और सूरज हंस थे, जिन्होंने जम्मू की राजधानी तकसीम कर ली थी। राजा मिलन हंस अलमारूफ दीप मिन्हास की औलाद मिलन हंस राजपूत कहलाई, जो कसरत इस्तेमाल से मिन्हास बन गया। राजा मिलन हंस का जमाना 400 बकरमी या 457 ईस्वी बताया जाता है। राजा मिलन हंस ने जल्द ही अपने भाई सूरज हंस से इक़्तिदार लेकर अपनी सल्तनत की खुद मुख्तारी का ऐलान किया और दिफाई और तालीमी बुनियादों पर कामयाब सल्तनत तश्कील दी, जो उसे अमर कर गई। यही वजह है कि उसकी औलाद ने इसी मुनासबत से खुद को मिन्हास कहलवाना शुरू कर दिया। राजा मिलन हंस यानी मनहास अलमारूफ दीप मिन्हास की 20वीं पुश्त में राजा पखड़देव पैदा हुआ, जो जम्मू के हुक्मरान राजा परगू का पोता था। उस जमाने में खित्ता फुटहार में बारान शाह आदरा चौहान हुक्मरान था। उसकी सल्तनत में बगावत हो गई तो उसने जम्मू के जम्वाल मिन्हास कबीले से मदद की दरख्वास्त की। यह दरख्वास्त कबूल कर ली गई और राजा पखड़देव को बारान शाह आदरा की मदद के लिए भेजा गया। पखड़देव ने वहां जाकर बगावत कुचल दी। चुनांचे पखड़देव को बारान शाह ने बेटी का रिश्ता देकर चकवाल, झेलम, गुजर खान, कल्लर, सेहाला और चौतरा की जागीर अता की। पखड़देव ने चकवाल, झेलम और रावलपिंडी के तकरीबन संगम पर वाक़ ढेरी जंडाला को अपनी राजधानी बनाया। पखड़देव का इंतकाल भी वहीं ढेरी जंडाला में हुआ। पखड़देव के पड़पोतों यानी कपूर देव और बाजदेव खान ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके इस्लामी नाम बिल तरतीब फतेह खान और अल्लाह खान रखे गए। इसी राजा पखड़देव की औलाद बाद में पखड़ाल कहलवाई। पखड़ालों ने पोठोहार के बहुत से मशहूर देहात की बुनियाद रखी और उन्हें आबाद किया। राजा बाजदेव यानी अला खान के 4 बेटे थे, राजा कमर उर्फ कोर खान या कोल खान, राजा दौलत खान उर्फ धोल खान, राजा जसामत उर्फ जस्सी खान, राजा बिसात खान उर्फ बासी खान। इनमें से राजा कोल ने कोंत्रीला, राजा धोल खान ने ढल्ला, राजा जासी खान ने सेहाला और बासी खान ने बखराल आबाद किए। राजा पखड़देव की 6ठी पुश्त पर राजा मायर बहकरेव अलमारूफ बहकरियो था, उसने कल्लर कहार आबाद किया था। राजा बेली खान ने चक बेली खान, राजा दौलत खान उर्फ दौलू ने दौलताला, राजा इलाही बख्श उर्फ जाबू खान के नाम पर चक जाबू, राजा ठक्कर खान ने दीवी पखड़ाल देवी और राजा मस्त खान ने मस्ताला और राजा हिम्मत खान ने सहाबा और लड़ी मलाना नज़्द खड़कन आबाद किए। राजा कोर खान की औलाद में से रत्ती खान था, जिसने कोतरीला से 6 मील दूर अयासर तालाब के पास गांव रत्याल आबाद किया था। राजा कोर खान ही की 7वीं पुश्त पर राजा सागर खान था, जिसने इस मशहूर कस्बे सागरी की बुनियाद रखी थी, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इनमें से धोल खान की ढल्ला राजधानी ने इसलिए शोहरत पाई कि यहाँ मुगल शहनशाह बाबर ने मारगला जाते हुए क़याम किया था। इस राजधानी का जिक्र बाबर ने तुस्के बाबरी में भी किया है। बाबर के ज़माने में रियासत ढल्ला का हुक्मरान जबरदस्त खान पखड़ाल था। बाद में मुगल शहनशाह जहांगीर भी यहाँ आया। 1660 में जब जहांगीर ने अपना 53वां यौम पैदाइश या जश्न तलावन यानी हीरे जवाहरात में तुलना हजरत अब्दाल में मनाया तो कुर्ब जवार के तमाम मोतबरीन को
हसन अब्दाल आने की दावत दी गई। उस वक्त रियासत ढल्ला की राजधानी का मनसबदार मलिक खान था, जिसने इस मौके पर तीर अंदाजी के ऐसे जौहर दिखाए कि जहांगीर ने उसे तिराही का खिताब दिया। उसने इसी मुनासबत से तिरहिया गांव आबाद किया, जो आज भी अडयाला के साथ मौजूद है। महाराजा हरि सिंह डोगरा आखिरी मिन्हास हुक्मरान था, जबकि राजा मिलन हंस की 36वीं पुश्त पर राजा जगत देव वाली पूंछ था। मुगल शहंशाह शाहजहां के अहद में परगवाल यानी सियालकोट के मकाम पर मिन्हासों और मुगलों के दरमियान जंग भी हुई थी। मिन्हास सरदार स्वरूप देव ने मुसलमानों से मुतासिर होकर मुगल खतीब इमाम अली के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। शाहजहां ने उसका इस्लामी नाम शेख हक रखा और रावलपिंडी में रवात से मगरब की जानिब अकबराबाद में परगना जागीर अता की। उसने इसी को अपनी राजधानी की तख्तका बनाया, चुनाचे ये गांव तख्तपड़ी के नाम से मशहूर हो गया। 19वीं सदी में 1822 से 1830 के दरमियान सागरी से शाह जमान खान अपने 2 बेटों जंग खान और सूरज खान के हमरा गुलाब सिंह डोगरा की जरूरत पर जम्मू चला गया था, जहां वो सिपासारार और सूरज खान वज़ीर दिफा हुआ। राजा कोर खान की औलाद में राजा यूसुफ खान ने गखड़ों को गुजर खान के करीब बड़गी के मुकाम पर जंग में शिकस्त दी, जिससे गखड़ों को नाकाबिल तराफी नुकसान उठाना पड़ा। शेरशाह सूरी के अहद में राजा कोर खान की औलाद में से राजा उमर खान पखड़ाल मिन्हास था, जिसने टोडरमल से मिलकर तमाम जमीन की पैमाइश की थी। सागरी के बानी यानी राजा सागर खान पखड़ाल का असल नाम सिकंदर खान था और वह राजा पखड़ खान की औलाद में से था। राजा सागर खान के वालिद का नाम सरदार जमान खान था और वो 1528 में मौजा कोंत्रीला में पैदा हुआ। बाज़ किताबों में है कि राजा सागर खान ने सिकंदर शाह सूरी की तरफ से इब्राहिम शाह के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। सिकंदर शाह सूरी ने जंग जीतकर उसे मौजूदा धारंजार यानी सिहाला से लेकर मोहड़ा बन्नी शाह तक का इलाका बतौर जागीर अता किया। राजा सागर ने सागरी मोहड़ा वैंस को अपनी राजधानी का मरकज करार दिया। मुगलों के अहद में भी राजा सागर खान की जागीर बहाल रही, जबकि 1578 में मुगलिया गवर्नर पंजाब खान जहान खान ने कश्मीर जाते हुए राजा सागर खान के यहाँ कयाम किया था। ये भी कहा जाता है कि सराय रबात या रवात सराय का इंतजाम राजा सागर खान के पास ही था। हिंदू तो पहले से आबाद थे सागरी में, लेकिन सिख सागरी में उस वक्त आए जब 1765 में गखड़ों को शिकस्त हुई और सिखों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर उन्होंने बड़े पैमाने पर जायदादें खरीदी, ज़मीनें खरीदी और अपनी मिल्कियत में इजाफा किया। बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई, इनमें से 1-2 हवेलियों को मिला करके मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, जैसे कोंत्रीला की हवेली थी, दौलताला की हवेलियाँ थी। ये सारे के सारे सिख थे और ये 1765 के बाद ही पोठोहार में आए थे, लेकिन फिर ये पोठोहार के मालिक बन बैठे और ये उस वक्त तक यहाँ के मालिक रहे 1849 तक, जब तक कि यहाँ अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा नहीं कर लिया। सागरी अंग्रेज़ और सिखों के हवाले से एक तारीख़ी कस्बा है, लेकिन वो किस हवाले से तारीख़ी है ये मैं आपको ब्लॉग के आखिर पे बताऊँगा। ये तालाब जिसके किनारे में इस वक्त मौजूद हूँ अरसा दराज से मतरूक हो चुका है, लेकिन इसमें जो जाने की सीढ़ियाँ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पत्थरों से बनाई गई थी, यानी ज़माने कदीम का ये तालाब है और अब भी पत्थरों की ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये खासी, अब तो खैर ये खासी ख़तरनाक हो चुकी है कि अगर फिसलो तो बराह रास्त पानी में जाओ। ये बड़ी सीढ़ियाँ थीं, लेकिन अब ये इनकी ढलवान ऐसी हो चुकी है कि अगर पाँव फिसलेगा तो आप संभल नहीं सकेंगे। तो मैं आया तो खैर दूसरी सीढ़ियों से था, मैं जो है वो इधर से रहा हूँ वापस, ताकि आपको एक नज़ारा करा सकूँ इस तालाब का। ये अब मैं तालाब के किनारे खड़ा हूँ, सूरज चूँकि इधर है तो इधर से तो आपको कम नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से आपको तालाब का नज़ारा बेहतर मिलेगा। ये पीछे जो है वो सागरी की आबादी, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि लड़कियों का स्कूल है। तो अब तो खैर ये सागरी जदीद शहर बन गया या जदीद कस्बा बन गया, सहूलतें आ गई। ये लेकिन ये कि सागरी है बहुत कदीम और तारीख़ी कस्बा। ये जो सामने आपको तालाब के किनारे भाई बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये ना तो कोई खलाबाज है ना किसी जहाज़ का कप्तान है, बल्कि मोहम्मद अली साहब है। मोहम्मद अली साहब ज़रा शक्ल दिखाएंगे आप? ये जनाब ये मोहम्मद अली है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सिंध मोहम्मद अली आपके साथ क्यों नहीं गए, तो मैं जो है वो उनके जवाब मैंने कहा कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मोहम्मद अली को बज़ौर ख़ास फोकस करूँ, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मोहम्मद अली को मैं सागरी में तालाब के किनारे बैठा छोड़ गया था और ये अब तक यहीं बैठा हुआ है।
इस तालाब के हवाले से जो रिवायात यहाँ मशहूर है या जो लोग बताते हैं पुराने, वो ये कहते हैं ये तालाब जो है बहुत सा गहरा तालाब है और ज़ाहिर है इसको बारिश के पानी से या कोई नहर नहीं है यहाँ पर, कोई नाला नहीं है जिससे भरा जाता, बल्कि ये उस ज़माने में यानी पुराने ज़माने में तालाबों और कुओं की खुदाई जैसे आजकल होता है कि बोर वहाँ तक किया जाता है जहाँ तक साफ़ पानी ना निकल आए, तो इन तालाबों को भी इतनी गहराई तक खोदा जाता था जब तक साफ़ पानी ना निकल आए। तो लगता ये है कि ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये जो कदमचे बने हुए हैं पत्थरों के, ये ऊपर तो मेरा ख्याल है कि 12-15 ही रह गए हैं, लेकिन नीचे ये लगभग, अगर मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि 100 के करीब ये कदमचे ज़रूर होंगे पानी तक पहुंचने के लिए। अब तो खैर ये पानी ऊपर आ गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन उस वक्त जब इसे खोदा गया था तो ये कम से कम 100 सीढ़ियाँ इसकी ज़रूर होंगी, तब कहीं जाकर पानी निकला होगा। और अभी मुझे पानी में जो छुपी हुई सीढ़ियाँ हैं आगे को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था, यही पानी जो है वो घर के और कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाहिर है जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता था उसकी सफाई सुथराई का या उसे फ़िल्टर करने का कोई बंदोबस्त भी यकीनी तौर पर पुराने ज़माने में होता होगा। अब तो खैर जदीद चीज़ें आ गई, लेकिन ये कि पुराने ज़माने के लोग ऐसा नहीं कि गंदा पानी पिया करते थे, बल्कि उनके पास पानी साफ़ करने के और बहुत से तरीक़े मौजूद थे। सागरी वैसे तो पठालों ने आबाद किया, लेकिन जब सिख पटोहार में आए तो उसके बाद सागरी पर ज़्यादा असर रसूख हिंदुओं और सिखों का था। 1947 में जब तकसीम हुई तो हिंदू और सिख यहाँ से अपनी जायदादें समेट कर चले गए, लेकिन अपने पीछे निशानियाँ ज़रूर छोड़ गए। ये जो तबाहाल इमारत आप देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में सिखों का धर्मशाला हुआ करता था, जिसमें अब ये एक भाई बुलडाग हमें जो है वो घूर घूर के देख रहे हैं और बाकायदा भौंक भी रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि ये जंजीर से बंधे हुए हैं। इस वक्त ये कोई भैंसों का बाड़ा टाइप की चीज़ बनी हुई है, वो सब कुछ तो नहीं रह गया। जब यहाँ बाकायदा जो है वो सिख अपनी पूजा पाठ किया करते थे, इबादत किया करते थे। ये रोशनदान जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये तो कुदरती मुझे लग रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई छत गिर गई है, क्योंकि छत इसकी अब तक महफूज है। ये शायद रोशनी के लिए, बल्कि शायद कि यकीनी तौर पर रोशनी के लिए रखे गए थे। ये सामने रोशनदान है, ये भी ज़ाहिर सी बात रोशनी के लिए रखे गए थे। छत खासी बुलंद है, जैसा कि पुराने वक्तों की इमारतों की हुआ करती थी। ये एक मतलब इस पूरे हॉल को ये जो 2 सतूनों ने सहारा दिया हुआ है और ऊपर लोहे के गार्डर डालकर खमदार छत इसकी बनाई गई है। इसके नक्शो निगार अब तो खैर मुंदमिल होने को आए, ख़त्म होने को आए, लेकिन ये कि अब भी देखा जा सकता है कि उन्होंने इसे कितनी नफासत से बनाया होगा। बिल्कुल सफ़ेद रंग था, लेकिन अब ये सफ़ेद रंग भी पीलाहट में अब बदलता जा रहा है और आने वाले वक्त में मुमकिन है कि ये छत तो रहेगी, ज़ाहिर सी बात है किसी के इस्तेमाल में है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहेगी। सुना ये है, यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बताते हैं कि यहाँ के जो सिख रहने वाले थे वो अब भी यहाँ आते हैं, 2-4 साल में कोई एक चक्कर लगाते हैं, और जो उनके बड़े थे या जो यहाँ रहने वालों के बड़े हैं उनके नाम भी पूछते हैं और उन्हें उन नामों का इल्म भी है। इस इमारत की ख़ास बात ये, यानी ये मैं बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिख इस इलाके में 1765 से पहले नहीं थे। तो ये जो बड़ी ईंट है ये इस बात की गवाही दे रही है कि ये ऐसा नहीं है कि 2-3 सदियों पुराना ये गुरुद्वारा या धर्मशाला होगी, बल्कि ये उन्होंने यहाँ आने के बाद बनाई, क्योंकि जो बड़ी ईंट का इस्तेमाल है वो अंग्रेज़ दौर से ज़रा पहले शुरू हुआ। उससे पहले छोटी ईंट या वज़ीर ईंट या जिसे आप लाहौरी ईंट कहते हैं वो ही इस्तेमाल हुआ करती थी। तो इसमें भी बड़ी ईंट का इस्तेमाल जो है वो हमें नज़र आ रहा है, छोटी ईंट नहीं है। इसका मतलब है ये इतनी कदीम इमारत नहीं है कि इसे ये कह दिया जाए कि ये सदियों पुरानी है। ये सतून के नीचे इसके चारों तरफ जो है वो तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर गुरमुखी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। मैं पढ़ तो नहीं सकता कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन यकीनी तौर पर या तो जिन लोगों ने इसे बनाने के लिए सेवा की होती है उनके नाम लिखे होते हैं, यानी सेवा से मुराद जी को उन्होंने चंदा दिया होता है, या कोई और तरह की मदद की होती है। तो ये आम तौर पर हमें सिख गुरुद्वारों में ये चीज़ मिलती है। भाई बनू के गुरुद्वारे में भी ये सब कुछ था। दौलताला में जो गुरुद्वारा मैंने आपको दिखाया था उसमें भी इस तरह की तख्तियाँ जो है वो लगी हुई थी कि जी फलां ने
सेवा कराई। ये दूसरा जो अपना पिलर है, इसके नीचे भी इसी तरह की तख्तियाँ जो है वो लगी हुई हैं। ये अब ये गुरमुखी ज़बान में जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो यही लिखा हुआ होगा कि जिन लोगों ने इस धर्मशाला की तामीर में ताउन किया उनके नाम लिखे हुए हैं। सागरी से जाने वाले हिंदुओं की 2 निशानियाँ अब तक इस गांव में मौजूद हैं। मशरक़ी जानिब, मगरबी जानिब तो तालाब है जो बहुत कदीम है, यानी हिंदुओं के यहाँ आने से या सिखों के यहाँ आने से पहले का है। लेकिन ये जो 2 मंदिर हैं ये यहाँ मतलब सागरी में हिंदुओं की मौजूदगी की गवाही देते हैं। वही ये भी बड़ी ईंट का बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी बहुत ज़्यादा सदियों पुराना नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ 100 साल के लगभग कदीम हो। ये बाहर ताक बने हुए हैं चिराग रखने के लिए, और अंदर सिर्फ इतनी सी जगह है कि कोई मतलब मूर्ति वगैरह रखी जा सके। कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं है ना, मंदिर बहुत बड़ा है भाई। ये भी बड़ी ईंट का बना हुआ, अंदर भी जो है वो ताक बने हुए हैं रोशनी के लिए, चिराग रखे जा सकें। ये सामने जो जगह है मेहराब नुमा, मुमकिन तौर पर इसमें उनके किसी भगवान की मूर्ति रखी हुई होगी जिनकी वो परस्तिश करते थे या पूजा पाठ करते थे। ये इस तरफ भी एक मेहराब खाली है और एक मेहराब इस तरफ खाली है। तो लगता यही है कि ये इन तीनों जो मेहराबें बनी हुई हैं इनमें उनके भगवान की या तो तस्वीरें होंगी या उनकी मूर्तियाँ होंगी जिनकी वो पूजा किया करते थे। ये छत है, ऊपर जो है वो इसका जो शिकारा बना हुआ है बाहर से तो ठीक है, अंदर से काला पड़ गया होगा और कुछ दरारें सी पड़ गई हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फौरी तौर पर गिर जाए। लेकिन जिस तरह ये लावारिस हैं इम्कान यही है क्योंकि बहुत तवील अरसा तक ये महफूज नहीं रहेंगे। कोई देखभाल नहीं है, एक मतलब हाथा सा बना हुआ है और जिसमें कूड़ा करकट भी जमा है और ये दोनों मंदिर भी खड़े हैं। ये ऊपर इसका शिकारा, कभी इसके ऊपर परचम वगैरह लहराता होगा लेकिन अब नहीं है। और ये जो है वो दूसरा मंदिर है, ये निस्बतन छोटा है लेकिन इसकी सूरत हाल भी वैसी ही है और तर्ज़ तामीर भी तकरीबन एक जैसा है, सिवाय इसके कि ये मुझे कोई ईंट जो है ये लग रही है कुछ छोटी ईंट, बाकायदा जो है वो डिज़ाइन बनाकर इसको लगाया गया है। लेकिन ये एक ही उम्र के 2 मंदिर हैं। इसका भी जो है वो शिकारा सही सलामत है, ऊपर काला पड़ गया है, ज़ाहिर है अब देखभाल नहीं है। इधर से मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर से जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको नज़र आएगा क्योंकि सूरज का रुख जो है वो इधर हो गया है। ये ऊपर तक जो है वो आप देख सकते हैं। ये पीछे जो है वो पानी की टंकी बनी हुई है। ये कदीम और जदीद का इम्तज़ाज आप कह सकते हैं इसे, कि ये मंदिर जो है वो 100-150 साल पुराने होंगे और इसके साथ जो है वो एक टंकी बन गई है जो किसी एमएनए की मेहरबानी है सागरी वालों के लिए, ताकि वाटर सप्लाई का निज़ाम जो है वो चल सके। ये जनाब सागरी के दोनों मंदिर। अब जो यहाँ रहते थे यानी हिंदू और सिख, पखराल भी ज़ाहिर सी बात है पहले हिंदू मज़हब के ही थे लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मतलब हिदायत का रास्ता पा लिया। लेकिन जिन्होंने हिदायत का रास्ता नहीं पाया वो फिर पाकिस्तान छोड़कर चले गए और अब सिर्फ उनकी निशानियाँ बाकी रह गई हैं। पखराल अब भी सागरी में आबाद हैं और मेरा ख्याल है कि 500 से 800 के लगभग घर उनके यहाँ मौजूद हैं और अब भी उनका शुमार अक्सरियती आबादी में होता है। रवात से कल्लर सैयदा जाते हुए को 3-4 किलोमीटर के फासले पर उल्टे हाथ को एक सड़क कटती है। अंदर को 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है मोहड़ा वैंस के नाम से। ये सागरी के बिल्कुल सामने पड़ता है। मैं यहाँ आया हूँ आपको एक कब्र दिखाने के लिए जिसका सागरी से गहरा ताल्लुक़ है। ये कब्र का अहाता आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ ये सामने जो है वो कब्र है। लोगों ने मन्नतों मुरादों के लिए कुछ झंडे, कुछ चादरें वगैरह भी लटकाई हुई हैं। ये सामने भी जो है वो कुछ कपड़े बांधे हुए दरख्त के साथ मन्नतों मुरादों के, और लोग दिए भी जलाते हैं। ये एक बड़ी सी कब्र है जिस पर 4 से 5 तावीज़ मेरा ख्याल बने हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जी कब्र एक ये दिए हैं और ये भी कहा जाता है
कि मतलब जब इस गांव में या हत्ता कि सागरी गांव में जब किसी की शादी होती है तो वो यहाँ बाकायदा सलाम करने के लिए आते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कब्र सागरी आबाद करने वाले राजा सागर की कब्र है। ये ऊपर जो है वो 1 2 3 4 तावीज़ है, लेकिन कहते हैं जी कब्र एक ही है। हमने जो मुकामी लोगों से पूछा वो कब्र जो है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये अपना राजा सागर की कब्र है, दरबार कहते हैं बाकायदा वो इसे। और इनके जो भैंस में दफन होने की वजह है, हालांकि मैंने कहा ना कि सागरी जो है वो बिल्कुल सामने सड़क के पार पड़ता है, इनके जो है वो यहाँ दफन होने की जो वजह है वो ये बताई जाती है कि जिस ज़माने में राजा सागर ज़िंदा थे और सागरी हुक्मरान थे, रवात सराय थी और इस सराय में कोई काफ़िला एक ठहरा हुआ था। रात के वक्त जो है उस काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो ज़ाहिर शोर शराबा शुरू हो गया, तलवारों की आवाज़ें आनी शुरू हुई, गोलियां भी कहते हैं कि गोलियां भी चली, उसकी भी आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो यहाँ से उस ज़माने में इतनी आबादियाँ नहीं होती थी, रवात की आवाज़ें यहाँ आईं, यहाँ तक मैंने बताया ना कि 3-4 किलोमीटर का फासला है। तो राजा सागर को जब ये पता चला कि वहाँ किसी काफ़िले पर हमला हो गया है तो राजा सागर अपने कुछ साथियों को साथ लेकर उस काफ़िले की मदद को पहुँचे। रवात सराय का वाक़या 1597 ईस्वी की उस रात को पेश आया था जब रवात सराय में मुकीम कश्मीर के मुसाफिरों पर शब खून मारा गया। राजा सागर खान चीखों पुकार सुनकर अपने सिपाहियों समेत रवात पहुंचा और डाकुओं से मुकाबला किया। कहते हैं कि सरदार सागर बहुत दिलेरी और बहादुरी से लड़ता रहा और तमाम मुसाफिरों को बचा लिया, लेकिन खुद जख्मी हो गया। और उन्होंने कहा कि जहाँ भी मैं शहीद हो जाऊँ या मेरा मतलब मेरी रूह जो है वो परवाज़ कर जाए, मुझे वहीं दफन कर दीजिएगा। तो कहते हैं कि जा तो वो वापस सागरी रहे थे, लेकिन जब वो वैंस पहुँचे यहाँ इस मकाम पर जहाँ मैं खड़ा हूँ तो वो शहीद हो गए, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। चुनांचे उनकी कब्र जो है वो यहीं बना दी गई। मोहड़ा वैंस इस जगह का नाम है, मौजा वैंस भी कहते हैं लोग। तो खैर वाव की जगह बे लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका असल नाम मोहड़ा वैंस है। तो सागरी के जो बानी हैं या सागरी जिन्होंने आबाद किया राजा सागर, उनकी कब्र जो है वो मौजा वैंस में है। रुखसत लेने से पहले सागरी के हवाले से, क्योंकि ये सागरी का ब्लॉग है तो राजा सागर की कब्र भी मैंने आपको दिखा दी, लेकिन सागरी एक तारीख़ी तौर पर मशहूर है। मैं वो वजह भी आपको बता देता हूँ कि वो तारीख़ जो है वो क्या है। 1849 का साल सिखों की तकदीर का फ़ैसला कुन साल था, क्योंकि ये वो साल था जब इन्हें अंग्रेज़ों के मुकाबले में पै दर पै शिकस्तें हुई। पहली लड़ाई सिखों की अंग्रेज़ों के साथ 13 जनवरी 1849 को चेलियांवाला में हुई, शेर सिंह कटारी वाला और जनरल गौफ के दरमियान। उसमें बहरहाल सिख जो है वो कामयाब ठहरे। जो तवारीख़ है वो ये कहती हैं, हालांकि अंग्रेज़ ये दावा करते हैं कि जी हम कामयाब हुए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो चीज़ें देखने में आईं और बाद में तवारीख़ में लिखी गई वो यही था कि जी सिख जो है वो कामयाब रहे, अंग्रेज़ हार गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1 महीने बाद ही 21 फरवरी 1849 को गुजरात में सिखों से खूब बदला लिया। बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत घुमसान की जंग हुई और उसमें अंग्रेज़ फतेहयाब हुए। लेकिन इसके बावजूद सिखों के कुछ दस्ते बाकी बच गए थे, यानी कुछ फ़ौजी बाकी बच गए थे जो अपने तौर पर जो है वो अंग्रेज़ों की मुज़ाहमत कर रहे थे। उनमें उस ज़माने के सरहद के कबायली लोग थे, वो भी सिखों के साथ थे, और कुछ पंजाब के लोग थे वो सिखों के साथ थे। तो सागरी में 14 मार्च 1849 को आखिरी सिख फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाले थे। यानी सागरी वो जगह है जहाँ जिसने पंजाब के मुक़द्दर का फ़ैसला किया अंग्रेज़ों के हक़ में, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि सागरी ही वो कस्बा या गांव है जहां अंग्रेज़ों ने सिखों के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। यहाँ सिख पलटून ने हथियार डाले और फिर 29 मार्च 1849 को, यानी हथियार डालने के सिर्फ 15 दिन के बाद, अंग्रेज़ों ने दरबार हाल लाहौर किले में एक शानदार तकरीब मुनक़्क़द की, जिसमें पंजाब के बरतानिया के साथ इल्हाक़ का ऐलान किया गया। तो सागरी इस लिहाज से हमेशा याद रहेगा कि सिखों के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील इसी सागरी में
ठोंकी गई थी, जिस सागरी के बानी की कब्र पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो लिहाजा सागरी बेशक छोटा सा कस्बा सही, लेकिन तारीख़ में इसका मकाम बहुत बड़ा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।